हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शानी क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं फ्रेंड्स? मुझे उम्मीद है अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। आज की जो क्लास होने वाली है, मैं यहाँ पर आपको इंग्लिश का 2022 का पेपर फुली सॉल्व करवाने वाली हूँ। ये पेपर आपका जब पेपर हुआ था मई में, तभी इन लोग का भी पेपर हुआ था। बैक बच्चे जो दिए थे वो पेपर है, तो ये 2022 में हुआ, इसलिए मैं यहाँ पर आपको आज ही कंडक्ट करवाऊंगी कि हो सकता है कि आपका आ जाए कुछ क्वेश्चन आया, किस टाइप का आया है इसकी अवेयरनेस आपको रहे, इसीलिए मैं यहाँ पर ये वीडियो बना रही हूँ। आप सभी शानी क्लास साथ बने हुए हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं भूले। जो भी लोग ना किए हों, आज पहली बार आ रहे हो, आपका इंग्लिश काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस पेपर को ज़रूर देखिए कि 2022 में मई में जो पेपर हुआ था उसमें कैसे किस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए थे, तो उससे आप रिलेट कर पाएंगे। एक हमें कहते हैं कि हाँ, अगर रिसेंट में आया है तो थोड़ा सही भी उम्मीद है कि ऐसा इसमें भी आ सकता है। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या चीज़ें हैं। पेपर नहीं अवेलेबल हो पा रहा है, नेट पे भी नहीं है, कोई कांटेक्ट किसी से नहीं कि पेपर मिल जाए, इसलिए मैंने आपको क्वेश्चंस ही डायरेक्ट बनाकर ले लिए हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है स्क्रीन पर। द स्ट्रक्चर अप्रोच रिलेटेड टू। आपने अप्रोच के बारे में पढ़ा है, मैंने बहुत अच्छे से बताया, हिंदी में बताया था, इंग्लिश में बताया था। द स्ट्रक्चर अप्रोच रिलेटेड टू, जो स्ट्रक्चर अप्रोच है उसका संबंध किससे है, वो किससे रिलेटेड है, किससे कनेक्टेड है, या उसमें ऐसी कौन सी बातें कही गई हैं जो इसमें ऑप्शन जो दिया गया है उससे संबंधित है। तो वर्ड पैटर्न, सेंटेंस पैटर्न, दोनों से, किसी से नहीं। आपको स्ट्रक्चर का मतलब क्या समझ में आता है? स्ट्रक्चर का मतलब ढांचा, एक प्रतिरूप, मॉडल, समथिंग समथिंग, ब्ला ब्ला ब्ला। तो एक खड़ा हुआ स्केलेटन भी कह सकते हैं। तो आप वर्ड सेंटेंस, वर्ड पैटर्न और सेंटेंस पैटर्न को क्या समझ रहे हैं कि स्ट्रक्चर रिलेटेड किससे है? तो आप जान रहे हैं कि इसमें हम सेंटेंस को एक एक जो सेंटेंस बनते हैं, ढेर सारे वर्ड्स का सेट ऑफ कलेक्शन होता है, तब जाके वो सेंटेंस बनता है। तो क्या हुआ, एक स्ट्रक्चर बनता है ना कि पहले सब्जेक्ट रहेगा, फिर वर्ब रहेगा, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा। ये आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं? तो उसी तरीके से स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा, बोथ वन एंड बी, क्योंकि पहले वर्ड फॉर्म पैटर्न बनेगा, उसके बाद सेंटेंस पैटर्न, और एक स्ट्रक्चर जाके फॉर्म हो जाएगा। इसीलिए आपका सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। आगे बढ़िए नेक्स्ट। ये भी बहुत बार पेपर में आया हुआ है, लगता है पीएनपी का फेवरेट प्रश्न है, ठीक है, क्योंकि बहुत बार रिपीट हुआ है। डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड किसका है? डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड, डॉक्टर वेस्ट मेथड, इनका नाम ही प्रकार से है, तो किस और नामों से इसको जाना जाता है? चार ऑप्शन है, आपको पता है कि न्यू मेथड, तो यहाँ पर आपका दूसरे का वन ऑप्शन क्लियर होगा। आगे बढ़िए, चलते हैं नेक्स्ट थर्ड। देखिए यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, पूछा गया था 2022 में, मई में पेपर हुआ था, तब पूछा गया था कि विच एडजेक्टिव इज यूज टू पॉइंट आउट सम पर्सन ऑफ अ थिंग। कोई इसमें ऐसा जो एडजेक्टिव का प्रकार आपने पढ़ा है, उसमें पूछा जा रहा है कि ऐसा एक कौन सा एडजेक्टिव है जो सम पर्सन को, कुछ लोगों को, मतलब सामान को और पर्टिकुलर लोगों को इंडिकेट करता है, पॉइंट करता है, बिंदुत करता है। विच एडजेक्टिव इज यूज टू पॉइंट आउट सम पर्सन और थिंग्स। डिमॉन्स्ट्रेटिव होता है, इंट्रोगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है। आराम से करिए, कोई जल्दी नहीं। ये प्रश्न अच्छा है, मतलब आपको आता है, बट इनके पूछने का जो तरीका है वो अच्छा लगा कि बहुत अच्छी बात इन्होंने पूछी है, बहुत सिंपल बात पूछी, बस इन्होंने थोड़ा सा घुमा दिया है पूछने का तरीका। आपको ये चीज़ तभी आएगी जब आपको सारे जो एडजेक्टिव के टाइप है वो पता होंगे, तब आप इसको कर ले जाएंगे। आइए मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन सही होगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एक ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिनको यूज़ किया जाता है स्पेसिफिक थिंग्स को या स्पेसिफिक पर्सन को इंडिकेट करने के लिए। स्पेसिफिक चीज़ है, क्योंकि सम पर्सन, सम थिंग्स यहाँ पर दिया गया है, और सम पर्सन का मतलब कुछ ही लोग। तो कुछ ही लोग का मतलब क्या है कि स्पेसिफिक जो लोग होते हैं या कोई स्पेसिफिक सामान होता है वो सम में ही आता है, इसीलिए यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेटिव होगा। ना तो इंट्रीगेटिव की कोई बात ही नहीं, पॉजिटिव की कोई बात नहीं, नंबर की कोई बात नहीं। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यहाँ पर सुटेबल है। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ फोर्थ देखते हैं। विच आर्टिकल इज यूज बिफोर द एडजेक्टिव इन द सुपरलेटिव डिग्री। जब आप सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं तो आप ऐसे कौन सा एक आर्टिकल है जिसका यूज़ करते हैं, वहाँ पर प्रयोग करते हैं? ए का, एन का, द का, और बोथ ए और एन का। तो मेरे फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि जब भी कभी हम पॉजिटिव, कंपेरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री का कंपैरिजन करते हैं या इनका प्रयोग करते हैं, हम हमेशा सुपरलेटिव डिग्री के आगे द लगाते हैं, ठीक है। द हमेशा वहाँ पर द मोस्ट, तो या तो हमको EST मिलता है लास्ट में सुपरलेटिव डिग्री में, लेकिन उसमें पहले की बात की गई यूज़ बिफोर, तो बिफोर में द आता है। तो वो जो हम कह सकते हैं कि हम आर्टिकल प्रयोग करते हैं वो है द आर्टिकल, जो हम सुपरलेटिव डिग्री के आगे प्रयोग करते हैं, हमेशा हम यूज़ करते हैं। अगर हमें कहीं पहचानने को दिया है कि हम पहचाने की कौन सा है, तो वहाँ पर द लगा होगा। क्लियर? आगे चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए ये फिफ्थ आया था, द सिंपल पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब गो। गो आपको वर्ब दिया, आपको बोला था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म देख लीजिएगा।
तो आप जानते हैं सिंपल पास्ट टेंस यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म की बात की जा रही है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना। तो बताइए क्या होगा, गोज होगा, वेंट होगा, गॉन होगा, गोइंग होगा, क्या लग रहा है? फिफ्थ में यहाँ पर आपको कौन सा एक ऑप्शन है जो सही लग रहा है? अब सपोज करिए कि आपको गो का पूछ रहा है, तो इजी है क्योंकि आपने इसको पढ़ा है, तो इस तरीके के सिमिलर आपको ये भी बन सकते हैं। तो इससे एक इंडिकेशन क्या मिल गया कि आपको जो वर्ब की फॉर्म है वो भी थोड़ा सा एक बार ज़रूर देख के जाना है। वर्ब की फॉर्म को भी एक बार सरसरी निगाह से देखते हुए ही एग्जाम सेंटर हॉल में एंट्री मारनी है, क्योंकि वर्ब की फॉर्म से भी आपसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आप जानते हैं पास्ट टेंस की बात कर रहा है तो गो, वेंट, गॉन, तो कौन सा होगा? वेंट होगा। यहाँ पर गो का सिंपल पास्ट टेंस में क्या होगा? वेंट होगा। आगे बढ़े, आपके ऑब्जेक्टिव यहाँ पर होते हैं क्लियर, जिसमें से आपने देखा कि प्रश्न अच्छे थे। आपने यहाँ पर एक बात नोटिस की होगी कि यहाँ पर आपके 2 प्रश्न जो थे वो आपके पुराने पेपरों में से रिपीट हुए थे। 2 नंबर रिपीट हो गया और बल्कि 3 जो था वो नए तरीके से पूछा गया था। तो कोई बात नहीं, आपके 2 नंबर 2 क्वेश्चन तो रिपीट हुए, आपको 13 ले आना है। 13 मतलब ज़्यादा है एक ही नंबर से, तो आपको 13 का प्रयास करना है, 12 का नहीं, 13 का जरूर प्रयास करना। आप एक ज़्यादा मान के हमेशा चला सके, जैसे हम समय को 5 मिनट ज़्यादा मान के चलते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड्स। आगे चलिए, इसी के साथ बढ़ते हैं अब वेरी शॉर्ट वाले पे। 6 प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। एक्टिव में आपको एक सेंटेंस दिया, उसको पैसिव में चेंज करना है। मैंने हमेशा बताया कि पैसिव में जब भी चेंज करेंगे तो वहाँ पे आपको पहचान के तौर पर बाई दिखेगा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट शी है, दिख रहा है आपको। ऑब्जेक्ट यहाँ पर देख सकते हैं आप, बुक है, और आपको ये पहचानना होगा कि यहाँ पे कौन सी वर्ब है, कैसे करना होगा। हम जब भी बनाते हैं तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि बाई का हमेशा इस्तेमाल करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं पैसिव वॉइस बनाते समय। तो क्या है? सी गेव मी अ बुक, सी गेव मी अ बुक। तो हम इसको देखें, एक ये है अ बुक वॉज गिवन बाई हर टू मी, क्योंकि सी है तो हर हो जाएगा, सी है तो हर हो जाएगा, और बाई भी लगा हुआ है। यहाँ पर गेव था तो वर्ब की फॉर्म चेंज हुई तो ये गिवन हो गया। आपको ध्यान रखना है क्या कि यहाँ पर एक्टिव वॉइस में एक सेंटेंस दिया है, सी गेव मी अ बुक। इसका जब आप पैसिव बनाएंगे तो बनेगा अ बुक वॉज गिवन बाई हर टू मी। या तो ये भी बन सकता है और ये भी बन सकता है, आई वॉज गिवन अ बुक बाई हर। तो ये मैंने दोनों ले लिया है कि आपको कहीं दोनों मिले और आप कंफ्यूज ना हो जाए कि गलत है। दोनों के दोनों सही हैं, आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। क्लियर? आगे आइए, तो पैसिव का आपने देखा, आपको एक प्रश्न आया। जो एक्टिव पैसिव से आप घबरा रहे हैं कि हमें नहीं आता है, कैसे करेंगे, पेपर में आ जाएगा, तो एक ही आया है। अब आपकी किस्मत के ऊपर भी कुछ चीज़ डिपेंड करती है कि क्या प्रश्न इस बार पीएनपी बनाएगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव। आपको इंट्रोगेटिव में सेंटेंस को चेंज करना है। इंट्रो सेंटेंस के प्रकार ध्यान रखना, 5 प्रकार होते हैं, क्लियर ढेर से ध्यान रखना। ठीक है, अब यहाँ पर आपको इसको चेंज करने के लिए इंट्रोगेटिव में कहा गया है, तो कैसे करेंगे? तो दिया गया है सेंटेंस, आई एम नॉट टायर्ड, आई एम नॉट टायर्ड। इंट्रोगेटिव में आपको प्रश्न की बात करनी है तो आप क्या लिखेंगे? एम आई नॉट टायर्ड, एम आई नॉट टायर्ड। तो यहाँ पे ये एक्सक्लेमेशन, ये क्वेश्चन मार्क का आपको इंट्रोगेटिव का साइन भी लगाना है, और आई एम नॉट टायर्ड तो बताया जा रहा है, क्या मैं नहीं थका हूँ, क्या मैं नहीं थकता हूँ, तो ये आपको ध्यान रखना है। आई एम की जगह एम आई नॉट होगा। ठीक है, आई एम की जगह एम आई नॉट होगा, और ये एक साइन जो है क्वेश्चन मार्क का साइन लग जाएगा। क्लियर? सिर्फ इतनी सी बात है। ये भी प्रश्न एक अच्छा प्रश्न है और नया पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट मान के चलेंगे, इसीलिए तो करवाया रहा है हम यहाँ पे इसको इसीलिए करवा रहे हैं क्योंकि कुछ नया प्रश्न टाइप का आया है, पढ़ा हुआ आया है, इजी भी है, लेकिन पूछने का पैटर्न अलग है। विच पंक्चुएशन मार्क, पंक्चुएशन विराम चिन्ह याद आ रहा है? विच पंक्चुएशन मार्क इज यूज आफ्टर एन इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन के बाद कौन सा पंक्चुएशन मार्क इस्तेमाल किया जाता है? इंटरजेक्शन का जब भी हम इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस में, तो हम उसके बाद कौन सा पंक्चुएशन मार्क इस्तेमाल करते हैं? तो मेरे फ्रेंड्स, आपको ये बात ध्यान होगी कि ये विस्मयादि बोधक से होता है। तो इंटरजेक्शन का मार्क्स एक्सक्लेमेशन साइन याद है? ये देखिए ये, तो आप यहाँ पर ये साइन ये चाहिए तो लिख दीजिएगा कि एन इंटरजेक्शन विद अ सेंटेंस इज सेट ऑफ बाई। आप बस ऐसे बना दीजिए, मैंने ढेर सारा ले लिया, आप एक ही बनाइएगा। ठीक है, और हाईलाइट कर दीजिएगा। तो आपका ये सेंटेंस का जो क्वेश्चन है, मतलब ये भी यहाँ पर कंप्लीट। क्लियर फ्रेंड्स? ये 8th यहाँ पर हो गया ना। आइए आगे बढ़ते हैं, 9th पे चलते हैं। देखिए, फिल इन द ब्लैंक यहाँ पर एक आया हुआ है, ऑप्शन नहीं दिया गया है। ज़रूरी नहीं कि हर बार आपको ऑप्शन दिया रहे, तो देख लीजिएगा, इसका भी एक आइडिया रहे कि ज़रूरी नहीं कि आए तो फिल इन द ब्लैंक्स आपको मतलब ऑप्शन दिया रहे। अ मैन ऑफ अ ग्रेट करेज, मतलब एक बहुत साहसी आदमी, तो उसको क्या कहेंगे? जैसे हिंदी में साहसी कहते हैं, वैसे आप इंग्लिश में क्या कहेंगे? कोई कैसा आदमी जिसके पास बहुत साहस है, हिम्मती है बहुत ज़्यादा, तो उसको आप कहते थे। वो आपको मैंने 1 वर्ड वाला करवाया था, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाले करवाया था, उसके वीडियो पड़े हुए हैं, प्लेलिस्ट में देख सकते हैं आप।
तो यहाँ पर है कि कैसा आदमी, उसके पास बहुत ज़्यादा हिम्मत है, ताकत है, साहस है, तो क्या कहेंगे। तो आप इसका वन वर्ड में आप पता है क्या लिखेंगे, ब्रेव हर्ट, BRAVEHEART, ब्रेव हर्ट, या लॉयन हर्ट भी लिखेंगे, LOLION लॉयन, और हर्ट HEART हर्ट है। तो चाहे लॉयन हर्ट लिखिए, या मतलब जिसके अंदर बहुत साहस या हिम्मत है, तो वही कहते हैं ना कि शेर दिल इंसान और बहुत साहसी इंसान। तो ब्रेव हर्ट या लॉयन हर्ट आप यहाँ पर कहेंगे वन वर्ड में। एक ये हो गया। फिर देखिए यहाँ पर 10th में यहाँ पर है, ये भी फिल इन द ब्लैंक्स में ही है, रीता डैश फॉर मुंबई येस्टरडे। यहाँ पर क्या फिल करेंगे, क्या लग रहा है, कैसा कोई ऑब्जेक्टिव आएगा, एडजेक्टिव आएगा, वर्ब आएगा, क्या फिल करेंगे, क्या लग रहा है। ऑप्शन नहीं दिया है, 22 का आया हुआ प्रश्न है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो रीता फॉर मुंबई, तो यहाँ पर पता है क्या भरेंगे, आप लिखेंगे लेफ्ट, रीता लेफ्ट फॉर मुंबई येस्टरडे, ठीक है, मुंबई के लिए वो कल वहाँ से चल पड़ी। आगे आइए 11th देखिए क्या है, राइट द फॉलोइंग फिगर इन वर्ड। ये 15 और 25 सॉरी 50 और 15 दिया हुआ है, इसको इंग्लिश में लिखना है। तो ये 15 को FIFTEEN और 50 FIFTY, बस वही जो वर्ड में लिखते हैं, FIFTY 50 और 15 FIFTEEN 15। तो ये दोनों आपको जो है लिखना होगा। तो ये तो बढ़िया वाला आ गया, इस बार भी आ जाए तो 2 नंबर फ्री के मिल जाएंगे आपको, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखिए, ये 12th यहाँ पर है, री राइट द रॉन्ग सेंटेंस करेक्टली। आपको 2 सेंटेंस दिया गया, उसमें कुछ गलतियाँ हैं, उसको आपको सही बताना है कि क्या उसमें सही होगा। जैसा कि आप देख रहे हो, पहला सेंटेंस दिया गया है, दे हैज़ ब्रोकन द विंडो, दे हैज़ ब्रोकन द विंडो, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ किया गया। यहाँ पर ये ए नहीं ई होगा, यहाँ पर दे भी प्लूरल फॉर्म में है, तो यहाँ पर हैज़ नहीं लगेगा। हैज़ हैव का प्रयोग आप हमेशा जानते हैं कि यहाँ पर अंत करेक्ट क्या होगा, दे के बाद यहाँ पर हैव लगेगा। तो इसका जो सही सेंटेंस बन जाएगा, दे हैव ब्रोकन द विंडो, दे हैव ब्रोकन द विंडो। तो यहाँ पर हैज़ की जगह आपको हैव प्रयुक्त करना होगा, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद दूसरा दिया है, माई फीट इज़ एकिंग, एकिंग का मतलब दर्द हो रहा है, ठीक है, उसमें दर्द हो रहा है। तो यहाँ पर फीट नहीं होगा, फूट होगा, FOOT फूट, ठीक है, फीट नहीं होता, फूट होता है। तो ये दोनों आपके करेक्ट, यही इतनी गलती थी, बाकी पूरा सेंटेंस जो था वो करेक्ट था, सही था। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि जैसा पेपर 2022 के मई में आया, अगर इस तरह आ गया ना, तो किसी की बैक नहीं लगेगी। बहुत बढ़िया पेपर है। आई विश कि भगवान आपका पेपर बहुत अच्छा बनाए, खासकर इंग्लिश और मैथ का। बाकी और जो बनाए सारे अच्छे बनाए, लेकिन इंग्लिश और मैथ का थोड़ा बहुत ज़्यादा अच्छा बनाए, ताकि सभी बच्चे आसानी से कर लें और किसी को बैक का सामना बिल्कुल भी ना करना पड़े। आइए आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट क्या है यहाँ पर। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं 13 यहाँ तक क्या है, डिफाइन वर्ब एंड एग्जाम्पल देने। फ्रेंड्स, अच्छी सी डेफिनेशन कोई भी लिख दीजिएगा जो आपको याद होगी, और एग्जाम्पल। मैं चाहती हूँ कि 1 नंबर ये और आ जाए, और नाउन या प्रोनाउन दोनों में से कोई पूछ ले, आएगा ये वाला पक्का आएगा। मैंने हमेशा बोला है भैया, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ लेना ज़रूर, ठीक है, ध्यान से इस बात को। आगे चलो 14 पे आ जाओ, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, ये वाला भी आएगा, तो इसको भी थोड़ा ध्यान रखना है। बहुत इजी तो नहीं, अभी तो फिलहाल इजी है, हो सकता है देखिए क्या आया आप में। तो यहाँ पर आपको ये फिल करने के लिए आएगा, तो ध्यान रखना। वैसे भी ये पुराने पेपरों में देखिए हमेशा आया है। तो यहाँ पर क्या है, ये कंपटीशन है, COMPIETION, ठीक है। तो ये क्या है, ये है कंपटीशन। एक और दिया गया है इसमें, ये है सेंटेंस, ठीक है, ये पुराना ही है। कंपटीशन है, ये दोनों पुराना, ये रिपीट हुआ है। तो आप देख रहे हो कि पुराने पेपर का रिपीट हुआ है। आपकी किस्मत अगर टकरा गई तो ये भी इस बार रिपीट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। आगे आइए 15 पे चलते हैं। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, सेंटेंस दिए गए हैं, आपको इसको करेक्ट करना है। ये करेक्ट वाला थोड़ा आपको दिक्कत करेगा, लेकिन समझने का प्रयास करेंगे तो कर लें। कहाँ पर सब्जेक्ट में वर्ब होना चाहिए, कहाँ एडजेक्टिव होना चाहिए, कहाँ क्या, तो आप कर ले जाएंगे। दिया है, ईच ऑफ यू इज़ अ क्लेवर स्टूडेंट, ईच ऑफ यू इज़ अ क्लेवर स्टूडेंट। तो यहाँ पर क्या फिल होगा पता है, एनी आइडिया, लगाइए अपना दिमाग, क्या फिल करेंगे। तो यहाँ पर आपको बता देते हैं, ईच ऑफ यू जहाँ पर ये इस्तेमाल किया गया ना, तो यहाँ पर यू करेक्ट नहीं है। यहाँ पर जो ये यू यूज़ किया गया ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे ईच के साथ, ईच जो है वो सिंगल की जब बात होती है तब होता है, लेकिन ईच मतलब प्रत्येक की बात हो रही है, और प्रत्येक में सब आ जाएंगे। तो ईच ऑफ यू की जगह पर ईच ऑफ देम होगा, ईच ऑफ देम भी होगा, या अस भी होगा। ईच ऑफ अस या ईच ऑफ देम, दोनों करेक्ट है, चाहे आप अस करिए, चाहे आप यहाँ पर यू की जगह पर देम करिए। दूसरे वाले में एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल वॉज हैप्पी। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है बहुत ही प्रॉपर तरीके से, एवरी बॉय एवरी गर्ल नहीं होता है, ईच बॉय होता है। क्या होगा, यहाँ पर होगा ईच बॉय, और यहाँ पर होगा ईच गर्ल, ये सही है, ईच बॉय और ईच गर्ल। एवरी बॉय और एवरी गर्ल नहीं होगा। जो सेंटेंस में करेक्शन था वो हमने आपको दिखा दिया कि क्या करेक्ट करने को। करेक्ट करने के इस तरह के 2 प्रश्न आपको देखने को मिल गए, कि 2-2 नंबर के 4 प्रश्न आपको आ गए। क्लियर यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। देखिए
यहाँ पर 16th आपके सामने है, नेम द डिग्री ऑफ कंपैरिजन विथ एट लीस्ट वन एग्जाम्पल। आपको जो कंपैरिजन करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री के बारे में जानते ही हैं, जहाँ पर हम कंपेयर उसके बारे में क्या है और एक एग्जाम्पल बताना है। तो यहाँ पर आप देखो, मैं इसका आंसर थोड़ा जूम कर रही हूँ, हाईलाइट करना भूल गई। यहाँ पर दिया गया है, देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, द कंपैरेटिव डिग्री इज यूज टू डिस्क्राइब टू आइटम और अ पर्सन इन अ कंपैरेटिव डिग्री। हम कंपैरेटिव डिग्री में क्या करते हैं, आपको थोड़ा सा इसके बारे में लिखना है, यही कहा गया, मतलब कंपैरेटिव डिग्री की परिभाषा बताइए और एग्जाम्पल दीजिए। तो आप लिखेंगे द कंपैरेटिव डिग्री इज यूज डिस्क्राइब द टू आइटम्स और अ पर्सन। आप दो आइटम के बीच में, दो थिंग्स के बीच, दो पर्सन के बीच में कंपैरेटिव डिग्री तब इस्तेमाल करते हैं जब आप कंपैरिजन करते हैं। तो ये लिख दिया। फिर आप एग्जाम्पल दे दो, द कैट रन फास्टर देन, बिल्ली जो है वो कुत्ते से ज़्यादा तेज़ दौड़ती है। तो कुत्ते और बिल्ली में क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है। तो ये आपका एक परिभाषा के बाद एक एग्जाम्पल हो गया। क्लियर? 16 हो गया। आइए 17 पे चलते हैं। 17 आपसे पूछा गया है, 17 यहाँ पर है, गिव द मेरिट्स ऑफ बाइलिंगुअल अप्रोच। बाइलिंगुअल अप्रोच की आपको मेरिट्स बतानी, यानी कि एडवांटेज बतानी है, अच्छी बातें बतानी है, कैरेक्टरिस्टिक बतानी है। कैरेक्टरिस्टिक, मेरिट, एडवांटेज सबके सब सेम है, कोई बस नाम अलग है। तो यहाँ पर इसकी जो एक एडवांटेज है, मेरिट है, वो कह सकते हैं कि स्टूडेंट बिकम फंक्शनल बाइलिंगुअल। जब स्टूडेंट बाइलिंगुअल अप्रोच को इस्तेमाल करके पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, तो उससे वो काफ़ी फंक्शनल हो जाते हैं, कई चीज़ों को करने के लिए एक्टिव हो जाते हैं। नेवर मिस आउट द लेसन, फिर अपने लेसन को जल्दी भूलते नहीं, क्योंकि पहले इनको पूर्व ज्ञान दे दिया जाता है, बाद में नई नई चीज़ सिखाई जाती हैं। नेवर गिव इम्पोर्टेंस, तो फिर वो बाइलिंगुअल में क्या होता है कि वो फिर दूसरी भाषा को जो बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देते, जो उनको सिखाया जा रहा है उसी के साथ वो करते हुए सीखने का प्रयास करते हैं और खासकर ग्रामर सीखते हैं। एक्सेसिबिलिटी है, और यहाँ पर क्या है, डिसिप्लिन में भी रहते हैं और प्रॉपर तरीके से हर एक चीज़ को मैनेज वे में सीखते हैं, क्रम वाइज सीखते हैं। तो ये सारी है, कुछ आप एडवांटेज अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। क्लियर यहाँ तक? आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ और भी इसमें है, 2 पॉइंट और है। इट्स अ टीचर्स टूल, ये अप्रोचेस जो होते हैं, मेथड्स जो होते हैं, टेक्निक्स जो होती है, टीचर के टूल होते हैं, हथियार होते हैं, औजार होते हैं कि टीचर इनका इस्तेमाल करके बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करते हैं। और वैसे भी टीएलएम में जैसे सामान आता है, वैसे ये सारी टेक्निक आ जाती है। वैसे भी आपने शिक्षण अधिगम में पढ़ा था प्रविधियों के बारे में, याद आ रहा है? रिमेंबर दैट, तो वही चीज़ है। फिर यहाँ पर है, बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर रीडिंग राइट फॉर टू स्टार्ट फ्रॉम टू द स्टार्ट। मतलब आप कह सकते हैं कि इसमें रीडिंग का ज़्यादा कार्य किया जाता है। तो आपको रीडिंग की जो क्षमता है, पढ़ना सही रीड करेंगे तभी आप सही चीज़ का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। तो वो रीडिंग का जो एक कॉन्सेप्ट है वो इससे काफ़ी अच्छा हो जाता है, और शुरुआत से पढ़ते हैं तो चीज़ें हमें आती भी हैं। क्लियर यहाँ तक? एनी प्रॉब्लम? नो। जिन्होंने क्लास को नहीं लाइक किया है, इंग्लिश का 2022 का पेपर मैं करवा रही हूँ, तो लाइक तो बनता है फ्रेंड्स, क्यों? चलिए फटाफट, जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक करिए, डू इट फास्ट। अब आइए चलते हैं 18th पे, जो कि लास्ट प्रश्न है। देखिए, गिव टू ए सजेशन फॉर द गुड प्रोनाउंसिएशन टीचिंग। जब मतलब आपको एक सही सजेशन बताना है कि अच्छी टीचिंग में प्रोनाउंसिएशन का जो उच्चारण का महत्व है वो क्या है, क्या क्या होना चाहिए, वो सारी बातें। पहला देखिए, लिसनिंग ऑफ एग्जाम्पल ऑफ ऑथेंटिक स्पीच इज़ द मोस्ट ऑब्वियस वे टू इम्प्रूव योर ओन प्रोनाउंसिएशन। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जब टीचर भी पढ़ा रहा है तो उसको भी बात ध्यान रखनी चाहिए कि वो जिस प्रोनाउंसिएशन का यूज़ कर रहे हैं वो ऑथेंटिक हो, सही हो, उनकी स्पीच करेक्ट हो, और उसका जो एक प्रोनाउंसिएशन में कोई गलती होती है तो पहले वो खुद भी इम्प्रूव करें, ताकि बच्चे उनका अनुकरण करके गलत ना करें। रिकॉर्ड योरसेल्फ, अगर आपको क्या पढ़ाना है, क्या करना है, उस चीज़ को भी ध्यान में रखें, तो उन चीज़ों के एक रिकॉर्ड मेंटेन करके रखें, तो वो उनके लिए काफ़ी बढ़िया हो जाएगा और प्रोनाउंसिएशन भी सही रहेगा। अगर आप किसी चीज़ को पढ़ाने वाले हो, पहले से देखे रहेंगे क्या हमें पढ़ाना है, तो वो चीज़ ज़्यादा अच्छी होती है और अच्छी बात भी है। गेट टू नो द फोनीम ऑफ द चार्ट, मतलब उसमें जो जितने भी फोनीम्स है, मीनिंग है, वर्ड है, उनको भी देख लेना, ताकि आप उसका भी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, क्योंकि हम अक्सर नए सेंटेंस या वर्ड जब मिलते हैं तो फंस जाते हैं। यूज डिक्शनरी, आप डिक्शनरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डू सब एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज वगैरह भी पहले से करके या तब भी बच्चों को प्रॉपर तरीके से करवा सकते हैं, वो अच्छा होगा। तो फ्रेंड्स, मैंने आपके 18 क्वेश्चन 2022 के पूरा पेपर सॉल्व कराया, बताया कि कैसे प्रश्न आपके लेटेस्ट पेपर में आए थे। अगर यही पेपर आ जाता है तो बहुत अच्छा है, सिमिलर बन जाता है तब भी बहुत अच्छा, आपका लाभ ही लाभ होगा। बस ये इतना है कि आपके क्वेश्चंस देखिए, एक्टिव पैसिव के एक ही आए हैं, बहुत डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं आया, टेंस नहीं आया, तो टफ सेक्शन है वो नहीं आए। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि आपके इस तरह के पेपर आ सकते हैं। जिन्होंने क्लास को नहीं लाइक किया, लाइक कर दें। हम 2022 का सारा पेपर इस तरह करवाएंगे, आप लोग को टाइम पर आकर अपनी क्लास को देखना है, टेलीग्राम से ज्वाइन रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग टू एवरीवन, बाय, सी यू सून फ्रेंड्स।